जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। सवाल करना है, उससे पहले 3 बातें सोचनी है। ईपीयू निकाला क्यों? दूसरी बात, अगर ईपीयू निकाल लिया तो वो ईपीयू एनआरवी में यूज क्यों नहीं किया, 4050 क्यों किया? ठीक है, ये 2 सवाल अपने से पूछो, 30 सेकंड बाद फिर मुझसे पूछो। अफसोस हसरत उन स्टैंड कॉस्टिंग पे जो बिन खेले आज मुरझाती नजर आ रही। हाँ जी, जरा इधर भी तशरीफ लाएं एक दफा। अच्छा, मजे की बात, एक सवाल भी ज़हन में आ गया जो आपका गलत था, मैंने नोट भी कर लिया है, सही कराना था। ले आओ इधर। आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक चैप्टर में एक सवाल था वो जिसमें यार एनआरवी वो 2-3 वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से मैंने उठाया था ये। हाँ ये देखो, मैंने करेक्शन नीडेड लिखा भी हुआ है। चलो इत्तेफाक से बात भी आ गई, अच्छा ही हो गया। ये जो आपके पेज नंबर 30 है ना, उस पर जाके इस सवाल को सही कर लें, इस सवाल को सही कर लें। आई कैप की किताब से उठाया हुआ सवाल था ये, इत्तेफाक से ही मैंने वैसे पता नहीं 4-5 दिन 6 दिन पहले ऐसे ही यहाँ से गुजरा, गालिबन एसीसीए वालों के लिए एनआरवी के कोई 2-3 सवाल देख रहा था तो आपके यहाँ से उठाए। जब ये उठाने आया तो मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, वो गलती थी, ठीक है, तो सही कर दिया मैंने। अच्छा भैया देखो, वो कहता है एनआरवी निकालो। अब एनआरवी निकालने के लिए उसने देखो कॉस्ट दी है, सेलिंग प्राइस दी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन दी है और सेलिंग कॉस्ट आ रही है। अब फिनिश प्रोडक्ट के सामने आपको कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नजर नहीं आ रही, ठीक है ना, वर्क इन प्रोसेस के सामने आ रही है। क्या मतलब, अगर आपने वर्क इन प्रोसेस की भी एनआरवी निकालनी है तो वर्क इन प्रोसेस को आपने समझना है कि कंप्लीट हो गया। वर्क इन प्रोसेस तो नहीं ना बिकता, ये वर्क इन प्रोसेस की सेलिंग प्राइस तो कभी नहीं होती, ये तो A3 की सेलिंग प्राइस होगी 14,000, तो वर्क इन प्रोसेस पे मजीद कॉस्ट लगनी है अभी। बात समझ आ रही है? तो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस तो आपने ली 14,000, ठीक है। अब मजीद इसमें से माइनस क्या करना है, सेलिंग कॉस्ट भी और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी निकल आएगी। अब इधर आओ, ये मेरा वर्क इन प्रोसेस है, इसकी एनआरवी निकालनी थी, ठीक है, एनआरवी निकल आई है बस, ठीक है। अब हमने इसकी बेस के ऊपर बांटना है अपनी कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने कहा यार देखो 3400 यूनिट्स हो या 650 यूनिट्स हो, ये तो है नहीं ना, ये तो लॉस हो गए। ये जो यूनिट्स हैं ये अल्टीमेटली 4050 यूनिट्स जो हमारे हैं ये 1400 के बिकेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी है इन पर 400 रुपए की कॉस्ट लगना। तो ये सारे के सारे यूनिट्स पर 400 की कॉस्ट ही लगनी है। ये 3400 यूनिट्स पर भी 400 रुपए की कॉस्ट लगेगी, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और 650 यूनिट्स पर भी अभी तक 400 नहीं लगे, लेकिन लगेंगे इन पर भी पूरे 400, जब तो ये भी कंप्लीट होकर निकल जाएंगे। तो जब हमने यहां पर 400 रुपए की कॉस्ट ले ली तो फिर यहां पर यूनिट्स भी पूरे ले लिए, ठीक है। बाकी बहरहाल अब वही बात आ जाती है कि कर करा के जब कुछ समझ ना आए तो चलो यार एक पॉइंट है, किसी ने यहां पर अगर 3400 भी ले लिए होंगे तो उसका एक नंबर कट जाएगा, जाओ फिर वो कित्थों ले आके दवा मैं तुम्हें, ठीक है। फिर आखिरी बार सुनो, हमारे पास इस वक्त 3400 कंप्लीट यूनिट्स पड़े हैं और 650 इनकम्प्लीट, तो टोटल ये यूनिट्स हैं कितने, 4050। ये सारे के सारे बिक सकते हैं 1400 के, अगर सारे के सारों पर कॉस्ट लगे 400। ये यहां पर खड़े होकर इसलिए कह रहे हैं इस वक्त तो सारे ही आगे गए हुए हैं ना, यहीं से आगे गए थे 4500, जिसमें से सिर्फ 450 लॉस हुए हैं, बाकी सारे के सारे कंप्लीट होकर बिकने हैं। कंप्लीट किस कॉस्ट पर होंगे, यहां खड़े होकर तो एक भी कंप्लीट नहीं है, यहां खड़े होकर तो फिर एक भी यूनिट ना ले हम, यहां खड़े होकर कोई कंप्लीट नहीं है, तो 400 की कॉस्ट इन पर लगेगी, तो 1000 रुपए के ये सारे के सारे बिक जाएंगे, ठीक है। बहरहाल अल्टीमेटली बात वही है, स्टार लगा के लॉजिक नहीं समझ आई तो लिख लो। ये इसी एक सवाल में क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस आया, इसके अलावा किसी सवाल में ना इससे पहले ना इससे बाद में आया, इसीलिए ये सवाल खुद कराया, कल होमवर्क दे के वापस खींच लिया, ठीक है। एनीवेज बहरहाल यहां पर किसी ने 3855 ले लिया या किसी ने 3400 ले लिया, तो उसका क्या, यहां पर एक नंबर कट जाएगा बस। उसके बाद ये गलत फिगर यहां ले जाने के कोई नंबर नहीं कटते, यहां लाने के कोई नंबर नहीं कटते, यहां से कॉस्ट निकालने कोई नंबर नहीं कटेंगे। अगर स्टिल समझ नहीं आ रही है तो फिर जाने दो, फिर भी पूछो आप। गुजारा हो गया, गुजारा भी काफी है। चलो अब आ जाओ भाई, कंप्लीट करो इसको। वो असल में ब्रेक यहां लगा लेता ना, वो मैं बस चलता चला गया, लेकिन वो फिर आगे फिर
मुक्का ही चलता चला गया। वहीं पे रोक लेता ना, आपको यहीं पे ठाक लेता और समझा देता, आप भी मान जाते हैं। सही है, ओके जी। 3259 टोटल 4801 4801 यहां पर 3259 बोलो 804.69। ये नहीं समझना कि ये बराबर हो जाना था जी। 1204.69। फाइनल अकाउंट डिस्क्लोजर्स टू समरी पेज बच्चों ने बना के भेजने शुरू कर दिए मुझे मैंने कहा ही था मुकाबला है हुसन फेयर टू, तुमने तो नहीं बना के भेजे नहीं ना मुझे। अच्छा ले जी, अब उसने क्या मांगा है हमसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। आई थिंक फिनिश गुड्स का कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ सवाल में, अल्लाह करे ना ही हो, वर्किंग प्रोसेस है वो यहाँ पे आ गया। चलो फिलहाल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो पूरी निकालो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट निकल आई है ना। अब एक्चुअल आउटपुट जो है 3400 ये तो हर लिहाज से कंप्लीट है, तो इसको यहाँ पर लो 3400 लीटर्स इंटू रुपीज, पूरी कॉस्ट 1204.69, ठीक है जी 4096। और पागल ना बनना अब कि आप इसको निकालने फिर बैठ जाओ, वैसे निकालने तो 650 इंटू 804 455 ये भी कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसकी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में मुझे सिर्फ ये चाहिए था, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जितनी इन पे पड़ी हुई है, ठीक है। और ये कितना था, क्योंकि हमने ना अब कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। अब इस पीरियड में जो बिके हैं उन्हीं यूनिट्स को लेना होता है, लेकिन वहाँ पे जा ही नहीं रहे हम, ठीक है जी बोलो 705। अब यहाँ पे तो जगह बची कोई नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे करा लो प्लीज़। मुझे जब 10 मिनट लेट पढ़ाकर नाम ज़रूर लिखने देना नए टॉपिक का, नहीं तो मैं मर जाना से गड्डी में तैयारी करके। ले आओ रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर होगी तो यहां पर अब आपको सेल के यूनिट्स ही लेने पड़ते हैं, लेकिन वो उसने सेल्स मांगी नहीं, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे हम। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यहां पर हमेशा एक्चुअल सेल लेते हैं, यहां पे हमेशा एक्चुअल सेल लेते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह यहां पर हमने प्रोडक्शन यूनिट्स लेने होते हैं, याद है ना, ये प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, ये सेल वाले यूनिट्स हैं ही नहीं, तो फिर हम इसीलिए यहाँ पे 40,050 ले लेते। लेकिन अगर पीएनएल मांग लेगा तो इस पीरियड के अंदर जो नहीं बन पाए वो बिक भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बहरहाल उसने सेल्स मांगी नहीं है, जान छूटी। ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हुआ करती है, तो J101 और J प्लस 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 लू का नहीं, लू नहीं, कोई और जीरा प्लस अब आना चाहिए जी, J का प्लस 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 कितनी है जी 101 की 4 समथिंग थी, कितनी मैं खुद ही देख लेता हूँ, मेहरबानी ताड़ी है 4345। ये J101 की ज्वाइंट कॉस्ट है, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग है ही नहीं, और यहां से उठाते होते हैं हम 4096, ये J प्लस की ज्वाइंट प्लस फर्दर। तो बताओ जी 4 कितना था और दूसरा 43096। इधर देखो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में प्लस करना है आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स, है ही कोई नहीं, चलो लेस कर दो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, वो भी कोई नहीं है। सवाल पूरे में देख लो, फिनिश गुड्स कहीं पे हैं, वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स अलग अलग चीजें हैं, पता है एन्ना को पता जे, लो जी फिर यही कॉस्ट ऑफ सेल थी असल में, इतना पता है भाई, कह रहे हैं एने भी नहीं। बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी है ना, वो पैकिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट होती है। अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे होते तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल करके जीपी निकालते, फिर लेस करके फिर हम सेलिंग कॉस्ट लेते। पैकिंग कॉस्ट एक सेलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। एनआरवी के अंदर तो सेलिंग कॉस्ट भी आती है ना। बाकी अगर कोई ये कह दे जी मेरी पैकिंग कॉस्ट ही प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो कोई बात नहीं, वो यहाँ पर पैकिंग कॉस्ट भी ले लेगा, फिर छोटी सी असम्पशन ले लेगा कि पैकिंग कॉस्ट को मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट ही समझा है। हो तो सकती है ना पैकिंग कॉस्ट, मैंने ये अज्यूम किया कि ये पैक करके कस्टमर को भेज रहे हैं,
तो आप अज्यूम कर लो जी फैक्ट्री में पैक करके स्टोर में बेचते हैं, कोई बात नहीं, लेने वाले ले लेंगे, उसको भी कोई मसला नहीं, लेकिन ये बहुत इमटेरियल चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, जैसे दिल करे, ठीक है। नॉर्मली पैकिंग कॉस्ट असल में उसने दी है ना इसके साथ, ये देखो कि सोल्ड एट दिस पर लीटर आफ्टर इनकरिंग पैकिंग कॉस्ट, तो मैंने इसलिए उसको सेलिंग कॉस्ट के तौर पे ही लिया है, ठीक है। लेने वाले ले सकते हैं। आप कितने गया तू यार, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं आ रहा हूँ 4096। लो जी, ये एक पहाड़ था जिसको अबूर करना था, ये 4050 वाली बात को, इसके अलावा सवाल में कोई चीज़ नहीं थी, बाकी सवाल में कोई जान नहीं थी, ठीक है। इस सवाल के अंदर बस ये मसला था, तो ये समझ आ जाए फ़बिहा, ना समझ आए तो आप अगले सवाल देखोगे रिसेंट से रिसेंट भी, आपको इतना मसला होना ही कोई नहीं। तो ये 29 है, 30वां एक आपका अब होमवर्क है, 31 32 ऑलरेडी आप कर चुके हैं, 32 का लेक्चर 104 पार्ट बी के तौर पे अपलोडेड है, 31 का सोल्यूशन मौजूद, 30 का सोल्यूशन मौजूद, इनका भी सोल्यूशन मौजूद, लेकिन इनको अब देखने की जरूरत नहीं, क्लास वाले को क्लास ही देखा करो, केड़ा पता कोई सोल्यूशन चवल वजी हो, और जो खुद करते उसको सोल्यूशन में देख लिया करो और मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। तो फिर कोई बात नहीं, खैर है, दुनिया के सारे सवाल तो हम कर भी नहीं सकते, तो यूँ समझना हो कि यही नहीं होगा हमने जो रॉन्ग होगा सोल्यूशन। इतने सवाल कहाँ पे यार, तुम कहाँ पे करोगे, तुम जिंदगी में कभी नहीं करोगे ना, करवाओगे, बता रहा हूँ मैं, तुम कभी पढ़ाओगे ना जिंदगी में, तुम नहीं इतना पढ़ाओगे, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग निकम्मे निखट्टू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर है और वेरिएंस एनालिसिस दूसरा चैप्टर है। मैंने फार्मूलाज तो लिख के ही जाना है आज 10 मिनट में, कोई सवाल नहीं करना हमने, कुछ नहीं, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग ही चल रहा है, हाँ ठीक है, ओके। 10 मिनट इलीगल वाले शुरू होते हैं अब, जिसमें कोशिश करके ज़रा सिर्फ फार्मूलाज लिखने हैं मैंने, कोई समझ। अच्छा मज़े की बात, फार्मूला इतने आसान तरीके से लिखेंगे कि वो समझ भी आएंगे और कल तक अहमद भाई याद भी कर आएंगे, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग में अब कुछ नया करने वाला तो इनके लिए बचा नहीं, तो एक दो सवाल करके सवाल हो जाने ख़त्म, इन्होंने बोर होना, इन्होंने कहना क्या करूँ मैं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, तो फिर ये फिर इन फार्मूलाज को खा जाएंगे। फार्मूलाज और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक वेरिएंसेस के फार्मूलाज को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा फार्मूलाज हैं आपके, और ये ऑफिशियली आखिरी टॉपिक कहता हूँ मैं इसको, क्योंकि जो एक चीज़ रहती है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, वो टोटल 3 घंटे की गेम है। अगर किसी एक दिन बुलाएं तो एक दिन में होती है, नहीं तो 2 दिन में ये नॉर्मल क्लास में हो जाती है, और उसमें कुछ नया नहीं है, असल में पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का फ्लो है। मटेरियल खरीद कर उसको स्टोर करने से, उसको प्रोडक्शन में इशू करने से, उसको फिनिश गुड्स में पहुंचाने, प्रोसेस कॉस्टिंग बीच में आ जाना है। लेबर है, ओवरहेड्स हैं, इनकी एंट्रीज सारी कॉस्ट अकाउंटिंग की हैं, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। बस 2 तरह के सिस्टम्स हैं जो समझाने के लिए इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड थोड़ी सी बात करनी पड़ती है, वरना तो ये टॉपिक ही ना होता। इसी में फिर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का नाम से एक टॉपिक है, तो वो टेस्ट जो होता है वो इसी में ही कवर करता होता हूँ मैं, कॉस्ट में प्रोडक्शन में, तो इसको फिर मैं टॉपिक नहीं मानता। 2 दिन वाला टॉपिक भी कोई टॉपिक होता है, टॉपिक होता है 10 दिन 12 दिन लगेगा, 50 आंदी है जी, डिसीजन मेकिंग 45-46 दिन लगा दिए हमने, मज़ा आता है ना, कोई टॉपिक तो होता है। तो कॉस्ट लोन प्रोडक्शन अगर गिनती कर लो तो फिर सेकंड लास्ट टॉपिक है ये, और अगर गिनती ना करो तो ये लास्ट टॉपिक, ठीक है। लेकिन उसमें सवाल आता है, पिछली अटैम्प्ट में 16 नंबर का सवाल आ गया था, बच्चे छोड़ देते कि कभी भी नहीं आया, कई साल से नहीं आया था, 16 नंबर का सवाल आया था, छोड़ के तो कुछ नहीं जाना तुमने, जो छोड़ोगे लाजमी आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज प्लान्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। अच्छा जी, असल में ना ये 2 चैप्टर्स हैं आईकैप के, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, दूसरा वेरिएंस एनालिसिस, लेकिन जैसे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट आपको एक ही लगा ना, ऐसे ही ये भी एक ही है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 चैप्टर्स थे जिनको हमने 2 बनाया हुआ है, ही पढ़े ही इस तरह से जाते हैं, हमें भी इस्तातिज़ा कराम ने ऐसे ही पढ़ाया था जैसे हमने आपको पढ़ाया, कि ऐसे ही चलते हैं साथ साथ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है भाई, देखो हम ना पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, कि हम पीरियड के एंड पर खड़े होकर एक टारगेट होता है ना हर मैनेजमेंट का, ठीक है, कारोबार का एक टारगेट होता है, इसको बाद में पढ़ना, पहले मैनू वेख लो, तुम एनू वेख लो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ लिखा है यार, किधरे नहीं जाता, पता है मैं आपको नहीं पसंद, अब 100 दिन हो गए, उससे भी ऊपर 100 लेक्चर्स हो गए, अब जान छूटने वाली है, कोई गल नहीं, मैनू मगरों ला लिया तुसी, कोई मसला नहीं, बस नेड़े हुण काम 10 कुछ दिन होर बर्दाश्त कर लो, ठीक है।
जितने हैं 3-4 तारीख तक जो संडे है, मेरी नीयत तब तक की ही है, रिवीजन क्लास उसके अंदर कवर हो जाए, मेरी पूरी नीयत है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। सिलेबस खत्म करने की कमिटमेंट 31 थी, तो मैंने वो स्टार्ट में ही आपसे 2 दिन मांग लिए थे कि मैंने जब वीक एंड देखा था ना, तो वो वीक एंड नहीं बन रहा था 31 को, तो मैंने कहा था 2 दिन आगे ऐड कर लो। तो सिलेबस की कमिटमेंट वही है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि अगर हम इफेक्टिवली करें, जल्दी तो हम कर नहीं सकते, बस ये कर लेंगे कि हो सकता है अभी इस वीक में अगले वीक में 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस में रख लूँ शाम टाइम, इस तरह काम करके तो रिवीजन स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसकी कोई कमिटमेंट नहीं है। रिवीजन के मैंने वैसे प्लान किए हुए जो दिन है आपके लिए, वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे है, जो आए आए, ना आए ना आए। सिलेबस की कोई नॉर्मल चीज़ नहीं करनी, हमने जो पढ़ा हुआ है वही रिवाइज करना है, इसलिए जो आ जाएगा मेहरबानी, जो नहीं आएगा लेक्चर अवेलेबल होगा। ओके, ठीक है ना? हाँ, बता दूंगा। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से इसको लेना है आपने, समझना है इसको, कहीं पे जल्दी नहीं कर सकते। जहाँ हमें लगेगा कि टाइम कम लग रहा है, हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते बेटा। सारा सेशन इतना ज़ोर लगा के आप आए हो, एंड पे ये ना हो फिर आपको जो है वो सारा गड़बड़, सवाल इसमें से 15 नंबर का आ जाए, यही हमने स्पीड में किया हुआ था, और सारी मेहनत जो आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है मुझसे भी, सारे सेशन की ख़राब हो जाएगी। इसलिए जिस दिन मैं आपको कहूँगा ना, अब आपको ऑप्शन मौजूद है, और रिवीजन क्लास से पहले ऑप्शन दूंगा कि जाना, जिसने जाए जाना, फिर भी नहीं है फजाइल सुनाऊंगा ना, जब समझ आएगी कि जाना नहीं है, इंशाल्लाह कोई भी नहीं जाएगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं ऑप्शन दूंगा जब उससे पहले जो जाएगा वो अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा, कंपनी जिम्मेदार ना होगी, ठीक है? अच्छा जी, हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, मैं असल बात करने लगा था कि आपने भी टारगेट किया होगा साल सेशन के स्टार्ट में कि रोज़ का काम रोज़ करेंगे, इस बार होमवर्क इस दफ़ा नहीं छोड़ेंगे, टेस्ट लाजमी देंगे, अब मोबाइल का यूज़ कम से कम करेंगे, सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर देंगे। ये वो स्टैंडर्ड था जो आपने सेशन के स्टार्ट में बनाया। अब सेशन का एंड आ गया है, तो क्या सारा काम वैसे ही हुआ जैसे आपने प्लान किया था? अब बैठो और बैठ के वेरिएंस एनालिसिस करो और बताओ क्या स्टैंडर्ड बनाया था और क्या एक्चुअल में किया, ठीक है? क्या सोचा था और क्या हुआ, क्या कॉस्ट सोची थी, क्या लगी, कितना टाइम सोचा था, कितना लगाया, बस ये टॉपिक है और कुछ भी नहीं। तो मैनेजमेंट पीरियड के स्टार्ट में प्लान करती है, तो प्लान्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट स्टार्ट ऑफ, हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो प्लान्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है जी? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? प्लान्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एट द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड। अब एक बात याद रखना, ये बजटिंग नहीं है, आप वो एमएफए में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे भी पीछे कल परसों मिले बच्चे तो कहते हैं बहुत फायदा होता है सीएमए सही से पढ़ के जाएं तो एमएफए के अंदर, ज़ाहिर पास होगी, आगे जाते हैं, फ़ायदा बड़ा हुआ उनको। कहते हैं जी बजटिंग में तो बिल्कुल ऐसे जैसे ये चल रहा होता है कि जैसे सीएमए ही चल रहा है, तो आपको एमएफए पीस ऑफ केक लगेगा, फाइनेंसिंग का पोर्शन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वरना आपको हेल्प मिलेगी। तो ये बड़े ध्यान से देखना है चीज़ों को, ठीक है? मैं आपको अब फजाइल भी सुना रहा हूँ, आखिरी टॉपिक तो है, अगले टॉपिक्स में भी इसकी बड़ी हेल्प है, सीएमए की और फिर खास तौर पर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, क्योंकि यही तो है वो अपनापन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टोटल प्लान जो होता है ये बजट कहलाता है, और बजट आपसे बनवाएगा एमएफए के अंदर। फिलहाल तो टोटल पर यूनिट, टोटल प्लान नहीं, पर यूनिट प्लान जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और ये पर यूनिट प्लान जो है ये स्टार्ट में खड़े होकर जो कंपनी बनाएगी, उसके बाद फिर पीरियड के एंड पे जाके उसका वेरिएंस एनालिसिस करेगी। मेरा ये टॉपिक है, लेकिन ये साथ ही तैयार हो जाता है, देखना इंशाल्लाह आपको, फिर जब पहुंचोगे तो तब दुआ दे देना। अभी बस ये कह रहा हूं कि फजाइल इसके डबल हैं, एक तो यहाँ पे सवाल आना है, दूसरा अगले पर्चे में भी आपको बड़ी हेल्प मिलनी है। अब देखता हूँ, जोर लगाएंगे उससे, है ना? देखो भाई, स्टैंडर्ड बजट है अगर टोटल में है प्लान, अगर टोटल में नहीं है पर यूनिट में है तो वो स्टैंडर्ड कहलाता है। अब आईकेप कभी कभी ज्यादती ये कर देता है कि लफ्ज बजटेड हमारे सवालों में यूज कर देता है पर यूनिट डेटा के साथ, जो कि सही नहीं है, पर आपने उससे नहीं घबराना, आपको मैंने लॉजिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है? तो अगर सवाल के अंदर आपको स्टैंडर्ड देगा तो बजट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को टोटल में लेना होता है, जैसे फिक्स कॉस्ट वगैरह। आपको बजट दे देगा यानी टोटल दे देगा तो आप स्टैंडर्ड में पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है? अब इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ से वाकिफ होना पड़ेगा वो आपका स्टैंडर्ड कार्ड है। क्या जी? स्टैंडर्ड कार्ड। ये स्टैंडर्ड कार्ड सवाल में ऐसा बना भी होगा, मैं फिर भी बनाऊंगा हर सवाल में। ये यूं समझ लो कोई ऐसा टॉपिक जिसके अंदर एक काम लाजमी करते थे हम, कोई ऐसा टॉपिक कोई है ज़हन में? बहरहाल ये टॉपिक वैसा ही है कि जिसमें मैंने जब भी सवाल करना है मैंने ये कार्ड ज़रूर बनाना है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है,
बेसिक्स में हमने ये बनाया था असल में शुरू में, उसके बाद जगह जगह बनता रहा, जगह जगह यूज होता रहा। कैसे? मेरी एक यूनिट मेरा, ये स्टैंडर्ड कार्ड है पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कार्ड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता तो सिर्फ कॉस्ट गिवन होती, लेकिन मेरी सेलिंग प्राइस भी है और मेरे प्रॉफिट्स भी इसमें हैं, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड कार्ड का नाम दिया इसको। मेरा स्टैंडर्ड सेट जो हमने किया है पीरियड के स्टार्ट में, हम एक यूनिट 100 रुपए का बेचेंगे, ठीक है। उसमें मटेरियल लगेगा 35 रुपए, लेबर लगेगी 30 रुपए, वेरिएबल होने लगेंगे 12। अब फिर वेरिएबल फिक्स अलग हो गए, यहाँ पे फिर वेरिएबल फिक्स अलग है, फिर वही लड़ाई चलेगी, फिर वही हाई लो, फिर वही, वो कोई मसला नहीं, वो आपको पहले कई बार आप कर चुके हैं। वही मार्जिनल वगैरह आएंगे, एब्जॉर्प्शन वगैरह, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होता है यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट जैसे नहीं होता एंड पे जाके, ये भी ऐसे ही एंड पे आके होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी हेल्प मिलती है आपको, अच्छी मेहनत की हुई जो पीछे होती है आपकी। और फिर इसकी अगले पेपर में, अच्छा सर छोटे छोटे हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि 30 रुपए का मटेरियल लगेगा। मटेरियल कॉस्ट है ये, मटेरियल कॉस्ट आपको पता है दो चीजों से मिलकर बनती है। कितनी क्वांटिटी लगेगी? 5 किलो एक यूनिट पर लगेगा, 5 kg पर यूनिट। ये बेसिक्स में किया था, पहली तीसरी दूसरी तीसरी चौथी क्लास के अंदर ये काम हम कर चुके थे, और उसके बाद फिर करते रहे पूरा CMA। आज वही सामने है, ठीक है। बेसिक्स तो नहीं जान छेड़ दी, बेसिक्स तो अभी तक चल रही है, हर रोज ही आई होती है। 7 दिन लगाए थे उस वक्त, अहमद सोचता था बेसिक्स पे 7 दिन लगा दिए इन्होंने। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मंजिल पे पहुंचा ही दिया। चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। तो 5 kg एक यूनिट पर लगते हैं, और 1 kg हमें मिलता है 7 रुपए का। तो 5 × 7 35। एक यूनिट पर 2 घंटे लगने हैं, 2 लेबर आवर्स पर यूनिट, पर लगे हुए किसको? लेबर आवर्स को। और एक लेबरी घंटा जो है वो हमें पड़ता है 15 रुपए का। तो ये 2 × 15 30। एक यूनिट बने तो मशीन 2 घंटे चलती है, और उस पर 6 रुपए का, उस 2 घंटे में 6 रुपए का एक यूनिट के ऊपर फ्यूल लग जाता है। वो पता नहीं 6 लाख रुपए लगता हो एक घंटे में, बेशक बहुत बड़ी मशीन हो, लेकिन एक यूनिट के ऊपर इस हिसाब से लग रहा है। तो ये बेसिकली नॉर्मली ऐसा ही होता है, आपको पता ही है कि ये रेट, ये 2 लेबर आवर पर यूनिट गिवन है ना, तो ये लेबर आवर के हिसाब से लेबर का रेट है, वेरिएबल ओवर का रेट बदल जाता है, अक्सर आर तो वही ले लिया करते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या है? ये स्टैंडर्ड है, मतलब पीरियड के स्टार्ट में हमने ये सोचा था, तो ये क्या है? ये कहलाया करेगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये क्या है? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, वैसे ही एक्चुअल भी यही होते हैं, बहरहाल स्टैंडर्ड रेट छोड़ो, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो ये जनाब स्टैंडर्ड है। मैं नहीं आज लिख रहा फॉर्मूला, लेकिन जरा चलो इसका तो देख लेना, नाम तो लिख लेना बरकत के लिए। अब स्टैंडर्ड सेट किया था 5 kg एक यूनिट पर लगेंगे, बल्कि आसान वाले पहले बताता हूं, बल्कि उसमें लिखी हुई तरतीब में भी आसान वाले पहले में। प्राइस वेरिएंसेस, प्राइस की वेरिएंस आनी है। क्या मतलब? सोचा था 7 रुपए का 1 किलो मटेरियल का मिलेगा, 7 से ऊपर या 7 से नीचे हो सकता है, हमारे पास से तो बाहर है। अब अगर 7 से महंगा बिकेगा तो प्राइस का वेरिएंस है एडवर्स, और अगर 7 से सस्ता मिल गया हमें मटेरियल का किलो तो फेवरेबल वेरिएंस आएगा। वेरिएंस दोनों तरफ जाएगा, चेंज है, चेंज वेरिएंस। स्टैंडर्ड से वेरी किया, अगर स्टैंडर्ड 7 रुपए कॉस्ट सेट की थी, अगर वो पर केजी 7 रुपए की बजाय 6.5 में मिल गया किसी वजह से, फेवरेबल, और अगर 8 रुपए में पड़ा, एडवर्स। सोचा था लेबर को 15 रुपए देंगे, एहतजाज एहतजाज, हमारी मांगे पूरी करो, 16 रुपए करा लिया उन्होंने, 17 रुपए करा लिया उन्होंने। प्राइस वेरिएंस की तरह से ये रेट वेरिएंस है, इसका रेट वेरिएंस होता है, तो ये क्या हो गया? एडवर्स हो गया, ठीक है, और फेवरेबल भी हो सकता है। ऐसे ही बिजली के ऊपर खर्चा आना था इतना, सोचा था बिजली के प्राइस यूनिट के हिसाब से महंगी होगी, अब सोचा कुछ और हो कुछ गया, वेरिएंस आ सकता है। तो वेरिएंस फेवरेबल हो सकता है और एडवर्स भी प्राइस का। ऐसी क्वांटिटी का भी वेरिएंस हो सकता है। सोचा था 5 किलो एक यूनिट पर लगेगा, मटेरियल बहुत वधिया आ गया। अब यहां वो निकलेगा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, याद है लेबर में सिखाया था स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, कि आपको अलाउड कितना था एक यूनिट बनाने के लिए और आपने यूज कितना किया, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो कितना सोचा था लगेगा एक पे? 5 kg। अच्छा मटेरियल आ गया, कम यूज हुआ, फेवरेबल। गंदा मटेरियल आ गया, आपने जाया किया, एडवर्स। अब स्टार्ट में खड़े होकर ये काम करता थे, किया था स्टैंडर्ड, तो तभी एंड पे जाके वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं। सोचा था एक लेबर जो है वो एक यूनिट 2 घंटे में बनाएगी, वेले बैठे रहे 2.5 घंटे में बनाया, जल्दी बना लिया 1.5 घंटे में बना लिया, फेवरेबल, एडवर्स। एफिशिएंसी का वेरिएंस कहते हैं इसको। ओवरहेड्स जितने लगने थे वो इसी के हिसाब से एफिशिएंसी वेरी कर जाती है, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के ऊपर आते हैं। और फिर ये तो आपके
भाई साहब स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच, ये क्या है? ये वही ओएआर है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, या एफओएच का चैप्टर भी आ गया, कहीं नहीं जाते आप, ठीक है। ये ओएआर है। अब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके, फिर फिक्स कॉस्ट ओएआर माइनस किया तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट आ गई, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड सेट करेंगे और फिर वेरिएंस एनालिसिस क्या है, ये पीरियड के एंड पे खड़े होकर हमने कैलकुलेशन करनी है डिफरेंसेस की बिटवीन प्लान्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, आइडेंटिफाई फेवरेबल और एडवर्स। तो ये बेसिक वेरिएंसेस हैं जो मैंने आपको आज लिखवाने थे बट ना लिख पाए, कल इंशाल्लाह ये लिखेंगे। बाकी नोट्स के अंदर ना ये लिखे होंगे शायद, देखें ज़रा, अगर कोई देखना चाहे तो मेरी तरफ से कोई ममानियत नहीं है, देख सकते हैं, पर मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आप देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।